नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, मैं सुनील राठौड़ कंपटीशन कोर्स ऐप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। आपको पता है पिछली क्लास में हमने राजस्थान के पहले भौतिक प्रदेश पश्चिमी रेतीले मैदान को पूरा किया था। पिछली क्लास में हमने पश्चिमी रेतीले मैदान के दूसरे भाग अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। साथियों, आज हम राजस्थान के दूसरे भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक अरावली पर्वतमाला। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लगातार इस एप्लीकेशन को शेयर करते रहें। इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं साथियों, आज का अपना टॉपिक अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में दूसरा भौतिक प्रदेश है। अरावली पर्वतमाला। तो साथियों, हमने जो पिछली क्लास पढ़ी थी, हमने जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था, तो उन भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत जो पहला भौतिक प्रदेश था, ये हमने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश बनाए थे। इनमें से पहला भौतिक प्रदेश पश्चिम रेतीला मैदान हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर 2 वर्षा रेखाएं हैं जो अरावली के पश्चिम और अरावली के पूर्व में स्थित है। ये वर्षा रेखाएं हैं, दोनों ही वर्षा रेखाएं 50 सेंटीमीटर की वार्षिक समवर्षा रेखाएं हैं और ये 50 सेंटीमीटर की वार्षिक समवर्षा रेखा इस अरावली पर्वतमाला की सीमा बनाती है। पश्चिम में यह 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा अरावली को पश्चिमी रेतीले मैदान से अलग करती है और पूर्व में जो 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा है, यह अरावली पर्वतमाला को पूर्वी मैदान से अलग करती है। अब हम बात करते हैं अरावली की उत्पत्ति की, इसकी प्रमुख विशेषताओं की। तो साथियों, सबसे पहले जो पॉइंट निकल के आता है, अरावली जो है यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो यह विश्व की कुछ प्राचीनतम पर्वतमाला है। जैसे हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अपलेशियन। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पर्वतमाला है, नाम है उसका अपलेशियन। तो अरावली पर्वतमाला जो है, यह पर्वतमाला इस अपलेशियन पर्वतमाला के समकक्ष है। यानी अरावली और अपलेशियन पर्वतमाला दोनों की ही जो है समय सारणी, दोनों का उत्पत्ति काल लगभग एक जैसा है। दोनों पर्वतमालाएं एक दूसरे के समकक्ष है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली की तुलना अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कि अरावली की जो उत्पत्ति है या अरावली किसका अवशेष है, तो ये बात आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। अरावली जो है यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पश्चिमी रेतीले मैदान की बात की थी, तो पश्चिमी रेतीला मैदान जो है वह टैथिस महासागर का अवशेष था और अरावली पर्वतमाला जो है यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। अपलेशियन पर्वतमाला से इसकी तुलना की जाती है। दोनों ही पर्वतमालाएं एक दूसरे के समकक्ष है। चलिए, अगर बात करते हैं अरावली के उत्पत्ति काल की, यहां पर अरावली से संबंधित जितने पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात करते हैं अरावली के उत्पत्ति काल की। अरावली का उत्पत्ति काल। तो साथियों, अरावली जो है यह प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वतमाला है। प्री कैम्ब्रियन काल। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा, अरावली का उत्पत्ति काल कौन सा है? तो अरावली का जो उत्पत्ति काल है वह प्री कैम्ब्रियन काल, यानी लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व इस अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे बढ़ते हैं, कुछ और विशेषताएं अरावली की।
अब जो अरावली पर्वतमाला है, यदि हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है, इसका उद्भव कहां से हुआ है, तो उसके लिए हम चलते हैं भारत में। समझना इस पॉइंट को, भारत के पश्चिम में एक महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र है जिसे हम अरब सागर के नाम से जानते हैं। तो ये भारत और भारत के पश्चिम में यहां पर अरब सागर क्षेत्र, इसी अरब सागर क्षेत्र में यहां पर भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीप है, द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। और इसी लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। तो अरावली की जो वास्तविक शुरुआत है, जो अरावली का वास्तविक उद्भव है, वह इस मिनिकॉय द्वीप के निकट है। यहां से अरावली की जड़ें शुरू होती है। अरब सागर में यह द्वीप स्थित है। तो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। ध्यान देना, अरब सागर जो है, इस अरब सागर को क्या कहते हैं? अरब सागर को कहा जाता है साथियों अरावली का पिता। अरावली का पिता, तो अरावली का पिता क्या हो जाएगा? अरावली का पिता हो जाएगा अरब सागर। अब इसकी जो जड़ें हैं, वह जड़ें कहां से शुरू हो रही है? ये जड़ें शुरू हो रही है मिनिकॉय द्वीप से। अब यहां से अरावली जो है, यह जलीय क्षेत्र के नीचे है, यह हमारा राजस्थान है। तो ये यहां से जलीय क्षेत्र में, यानी जमीन के नीचे चलती हुई अब एक स्थान आता है गुजरात का। स्थान का नाम है खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा कहां पर है? पालनपुर, गुजरात। अब अरावली पर्वतमाला जो है धरातल पर यहां से दृष्टिगोचर होती है, यानी यहां से धरातल के ऊपर इसका विस्तार शुरू होता है। तो अरावली का जो विस्तार शुरू होगा कहां से? खेड़ ब्रह्मा से। अब ये खेड़ ब्रह्मा से चलती है और यहां से उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए यह राजस्थान में चलती है। राजस्थान के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद कहां चली जाएगी? ये चली जाएगी दिल्ली में, और दिल्ली में इस पर्वतमाला का अंतिम स्थान रहता है। और यहाँ जो इसका अंतिम स्थान है उसको हम कहते हैं रायसीना पहाड़ी या रायसीना हिल्स। तो रायसीना हिल्स कहां पर है? ये हो जाएगी दिल्ली में। इसी रायसीना हिल्स पर साथियों हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो सवाल आपसे ये पूछ ले, राष्ट्रपति भवन कौन सी पर्वतमाला पर बना हुआ है? तो अरावली पर्वतमाला पर है। अरावली पर्वतमाला का ही जो अंतिम छोर है रायसीना पहाड़ी, इस रायसीना पहाड़ी पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो अब आपसे पूछेगा कि अरावली का पिता हो गया अरब सागर, ये हमने बात की अभी। अब अरावली का जो विस्तार है, यह विस्तार खेड़ ब्रह्मा से रायसीना पहाड़ी तक है। तो यहां मैं लिख दूं इसको कि अरावली का विस्तार कहां से कहां तक? तो विस्तार हो जाएगा साथियों खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा से रायसीना पहाड़ी तक। रायसीना पहाड़ी दिल्ली में, खेड़ ब्रह्मा गुजरात में। तो खेड़ ब्रह्मा से रायसीना पहाड़ी तक अरावली का जो विस्तार है, ये संपूर्ण इसका विस्तार। अब अगर हम बात करते हैं कि अरावली की जो कुल लंबाई है, यानी खेड़ ब्रह्मा से रायसीना पहाड़ी तक अरावली की कुल लंबाई की बात करते हैं, तो अरावली की कुल लंबाई हो जाएगी साथियों 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर, ये इसकी कुल लंबाई है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। लेकिन आपसे कहे कि इस 692 किलोमीटर का कितना प्रतिशत भाग, यानी ये तो हमने बात की कुल लंबाई की, अगर हम कहें कि राजस्थान की सीमा के भीतर या राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में इस अरावली का कितना विस्तार है, तो राजस्थान में इस संपूर्ण अरावली का लगभग 80%, संपूर्ण अरावली का लगभग 80%, या हम कहें किलोमीटर की बात करें तो 550 किलोमीटर,
तो राजस्थान में यह अरावली कुल अरावली का लगभग 80% या 550 किलोमीटर राजस्थान में है। कुल अरावली का लगभग 80% भाग राजस्थान में विद्यमान है। राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक सीमाओं के अंदर अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर अरावली का विस्तार है। ये तो हमने बात की, अभी जो बात की है ये तो कुल अरावली का राजस्थान में भाग देखा हमने। लेकिन कहे कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, इस कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर अरावली फैली हुई है। तो देखें, राजस्थान के 9% क्षेत्रफल, 9% क्षेत्र पर अरावली का विस्तार है कुल क्षेत्रफल के। और आपसे कहे कि राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहां पर है, तो क्षेत्रफल तो हो गया 9% कुल क्षेत्रफल का। लेकिन हम बात करें जनसंख्या की, तो राजस्थान की 10% जनसंख्या, क्षेत्र 9% और जनसंख्या 10%, यानी राजस्थान की कुल 10% जनसंख्या इस अरावली क्षेत्र में निवास करती है। और अगर हम राजस्थान के चारों ही भौतिक प्रदेशों की तुलना करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार, तो जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या इसी भौतिक प्रदेश के अंतर्गत निवास करती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यह जनसंख्या में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। जनसंख्या में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक हमने अरावली के उत्पत्ति, अरावली के विस्तार की बात की है। हमने राजस्थान के क्षेत्र में अरावली का विस्तार देखा है। राजस्थान की जनसंख्या का अरावली के अंतर्गत निवास करने वाला जो प्रतिशत है वो हमने देखा है। और जनसंख्या में यह राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। अब आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें, उसके बाद हम कुछ और विशेषताओं की बात करेंगे आगे। साथियों, अरावली राजस्थान का एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है। यहां से आपको प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम्स में कोई ना कोई सवाल इससे रिलेटेड मिलता ही मिलता है। तो आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें और चीजों को, प्रत्येक पॉइंट को आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। आपके उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की राजस्थान के क्षेत्र पर कितना प्रतिशत अरावली है और राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अरावली क्षेत्र में निवास करता है। अब अगर हम बात करते हैं अरावली की दिशा की, अरावली की दिशा, तो देखें जो अरावली क्षेत्र है ये राजस्थान, और राजस्थान में जो अरावली है वह अरावली कुछ इस तरह से फैली हुई है। अब खेड़ब्रह्मा से यह शुरू हो रही है। राजस्थान के इस भाग में, ये भाग रहता है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरावली की चौड़ाई भी अधिक है। यहां पर इसकी सर्वाधिक ऊंचाई भी है। यहां से हम ऊपर बढ़ेंगे उत्तर पूर्व की ओर, तो इसकी ऊंचाई कम होती जाएगी, चौड़ाई भी कम होती जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर से इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बढ़ना शुरू होगी, और फिर आगे या दिल्ली के निकट बिल्कुल छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में यह फैलती है। तो अब दक्षिण पश्चिम ये भाग है, ये उत्तर पूर्व है। तो अरावली की जो दिशा है, यह दिशा हो जाएगी आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली का जो अधिकांश विस्तार है, यह विस्तार दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक चौड़ाई इसी क्षेत्र में है। तो इसकी जो चौड़ाई, इसकी दिशा हो जाएगी, वह दिशा
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपसे कहा कि अरावली जो है इस क्षेत्र में अधिक चौड़ी है, अधिक ऊंची है, बीच में जाएंगे तो यहाँ पर अरावली का विस्तार भी कम है, चौड़ाई कम है इसकी, और ऊपर जाएंगे तो फिर से इसका विस्तार और चौड़ाई दोनों बढ़ना शुरू होगी। तो यदि हम बात करते हैं अरावली की आकृति की, अरावली की आकृति की, तो अरावली की जो आकृति है यह आकृति निकल के आती है तितली के समान, यानी तितली नुमा, या इसकी जो आकृति आती है, हमारा एक वाद्य यंत्र है तानपुरा, तो इसकी आकृति या तो तितली के समान है या तानपुरे के समान है। तो ये हो जाएगी अरावली की आकृति तितली नुमा या तानपुरे के समान, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पश्चिम का जो क्षेत्र है ये पश्चिमी रेतीला मैदान, मरुस्थलीय मिट्टी यहां पर है, और मरुस्थलीय मिट्टी जो है वह पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन उसके मार्ग में एक बाधा, एक रुकावट आ जाती है अरावली के रूप में, जिसके कारण यह जो मिट्टी है यह मरुस्थल पूर्व दिशा की ओर आगे विस्तार नहीं कर पाता। तो ये उसके मार्ग में जो है बाधा उत्पन्न करती है, और इसी बाधा के आधार पर अरावली का जो प्राचीन नाम है, अरावली का प्राचीन नाम, और यह प्राचीन नाम रहता है अडावलो, या इसको स्थानीय क्षेत्र में अडावटा के नाम से भी जाना जाता है। तो अरावली का प्राचीन नाम अडावलो या अडावटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे यदि सवाल पूछता है कि मरुस्थल के विस्तार में, राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार में सबसे बड़ी प्राकृतिक बाधा कौन सी है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक बाधा कौन सी है साथियों, ये हो जाएगी अरावली पर्वतमाला। अब ये जो अरावली पर्वतमाला है यह राजस्थान के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटता है। हमने जब अर्ध शुष्क प्रदेश पढ़ा था वहां पर हमने शेखावटी प्रदेश की बात की थी, तो शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत हमने बात की थी कि राजस्थान में 3 तरह के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। तो अरावली पर्वतमाला जो है यह राजस्थान में अरब सागरीय अपवाह और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अलग करता है, और ऐसी रेखा जो किसी दो अपवाह तंत्र को अलग करता है उस रेखा को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। तो ये अरावली जो है, अरावली पर्वतमाला जो है यह राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा है, राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा है। यह सवाल भी साथियों कई बार एग्जाम में आता है कि राजस्थान की मुख्य जल विभाजक रेखा कौन सी है, तो राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा कौन सी हो जाएगी, अरावली पर्वतमाला। बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है, आपको अच्छे से इनको समझते हुए अच्छे से इनको याद करना है। अब एक दो सवाल यहां से और महत्वपूर्ण बनता है कि अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है। हम बात करेंगे कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है और इसका न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में है, न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में है। तो अगर हम अरावली के सर्वाधिक विस्तार की बात करते हैं तो ये सर्वाधिक विस्तार साथियों रहता है उदयपुर जिले में। उदयपुर में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। और यदि हम बात करते हैं न्यूनतम विस्तार की, तो अरावली का न्यूनतम विस्तार साथियों राजस्थान में कहां पर है, यह विस्तार रहता है अजमेर में। अब यहां एक और बात निकल के आती है कि जो अजमेर जिला है, अजमेर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच जो दूरी है, जो अंतराल है, वह अंतराल भी सर्वाधिक पाया जाता है। यानी हम दूसरे जिलों की बात करते हैं तो वहां अरावली की पहाड़ियों के बीच जो दूरी है यह दूरी कम है, लेकिन आप अजमेर में जाएंगे तो अजमेर में आपको पहाड़ियों के बीच की दूरी काफी अधिक मिलेंगी। यानी
अजमेर जिले में अरावली की पहाड़ियों में सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। तो यहाँ अजमेर में सर्वाधिक अंतराल, एक तो सबसे कम विस्तार जो है वो भी अरावली का जो है कहां पर है, अजमेर में है। और सवाल आता है कि अरावली की पहाड़ियों में सर्वाधिक अंतराल कौन से जिले में है, तो सर्वाधिक अंतराल भी साथियों अजमेर जिले में है। तो सर्वाधिक विस्तार कहां हो गया अरावली का, उदयपुर में हो गया। न्यूनतम विस्तार कहां हो गया, न्यूनतम विस्तार हो गया अजमेर में। और अजमेर जिले में ही अरावली की पहाड़ियों में सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। तो कोई समस्या नहीं यहां तक। अब एक और महत्वपूर्ण बात देखें, जो पहाड़ियां होती है, पहाड़ियों के ऊंचे जो भाग होते हैं वह ऊंचे भाग कहलाते हैं शिखर, और उनके बीच के जो संकरी जो क्षेत्र होते हैं उसको हम घाटी कहते हैं। कैसे, जैसे एक पूरा पहाड़ी रेंज है, ये पहाड़ी श्रृंखला है। अब इस पहाड़ी श्रृंखला में ये जो ऊंचे भाग है, ये सारे ऊंचे भाग क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं शिखर। और जो निचले क्षेत्र होते हैं, ये निचले भाग क्या कहलाते हैं, ये सभी भाग कहलाएंगे घाटियां। तो इसके जो ऊंचे भाग, पहाड़ के ऊंचे भाग शिखर, और जो पहाड़ के निचले क्षेत्र होते हैं इनको हम कहते हैं घाटियां। तो अगर आप सिरोही जिले में जाते हैं तो सिरोही जिले में स्थित है गुरु शिखर, और यह गुरु शिखर जो है राजस्थान में अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु है। तो आपसे सवाल जो पूछा जाएगा कि राजस्थान में अरावली का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, राजस्थान में अरावली का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा साथियों गुरु शिखर। तो गुरु शिखर अरावली का सर्वोच्च बिंदु राजस्थान में। और यदि हम घाटी की बात करते हैं कि राजस्थान में अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो देखें सबसे निम्नतम बिंदु, तो राजस्थान में अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु जो है यह रहता है पुष्कर घाटी। पुष्कर घाटी, पुष्कर घाटी कहां पर, यह रह जाती है अजमेर में। और गुरु शिखर कहां रहता है, यह रह जाएगा अपने सिरोही में। तो सर्वोच्च बिंदु गुरु शिखर और निम्नतम बिंदु रह जाएगा पुष्कर घाटी। तो ये अरावली से संबंधित तो कुछ और बातें, आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट शेयर कर लें। चलिए अब हम अरावली की कुछ और जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। राजस्थान में अरावली का क्या महत्व है, और अरावली जो है उससे राजस्थान में क्या नुकसान है। तो अगर हम साथियों महत्व की बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे अरावली के महत्व की। तो अरावली पर्वतमाला जो है यह राजस्थान में खनिजों का प्रमुख भंडार है। राजस्थान के कई सारे महत्वपूर्ण जो खनिज है वह इस अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अरावली की। तो अरावली क्षेत्र में जैव विविधता अधिक मात्रा में है, ये जैव विविधता का भंडार है। उसके बाद बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला जो है यहां से राजस्थान की कई सारी नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। उसके बाद ये वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, यहां से हमें वन उत्पाद प्राप्त होते हैं अरावली क्षेत्र से। जैव विविधता यहाँ पे अधिक है। राजस्थान के कई सारे जो अभ्यारण्य हैं वो अरावली क्षेत्र में स्थित है। जैसे हम बात करते हैं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की, हम रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य की बात करते हैं, फुलवारी की नाल की बात करते हैं, जयसमंद अभ्यारण्य की बात करते हैं, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो ये सारे जो अभ्यारण्य क्षेत्र है जहां पर जैव विविधता पाई जाती है, ये अरावली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। यहाँ से हमें कई सारे वन उत्पाद यहाँ से प्राप्त होते हैं।
खनिजों का भंडार है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला जो है यह आदिवासियों का प्रमुख निवास स्थान भी है। यहाँ पर आदिवासी जो समुदाय है वो अधिकांश बड़ी मात्रा में यहाँ पर निवास करता है। तो खूब सारे अरावली के महत्व है। और जो इसका नुकसान है, अरावली की जो स्थिति है उस स्थिति से राजस्थान में क्या नुकसान है उसकी हम बात करते हैं। तो साथियों, अरावली की जो दिशा हमने अभी पढ़ी थी, तो यह दिशा थी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यह अरावली की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और यहां रहता है गुजरात, और गुजरात के बाद अरब सागर। अब जो अरावली राजस्थान में, या अरावली की वजह से राजस्थान में क्या नुकसान होता है, तो साथियों हमारे यहाँ पर जो मानसून आता है वह मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। और इस मानसून की दो शाखाएं बनती है। हम राजस्थान की जलवायु में आगे इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो हमारे यहाँ आता है उसकी एक शाखा जो अरब सागरीय शाखा के रूप में यहाँ आती है, तो उसकी दिशा जो है वह कुछ ऐसे रहती है। अब इस मानसून की शाखा की दिशा अरावली की दिशा के समानांतर है, या अरावली पर्वतमाला इस मानसून की शाखा के समानांतर रहती है। अब समानांतर रहेगी तो क्या होगा, जब ये मानसून की शाखा राजस्थान में आएगी तो यह इस अरावली के समानांतर आगे बढ़ जाएगी। अगर यह अरावली जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर में होकर इसकी दिशा इस तरह होती, तो ये इस अरब सागरीय मानसून की शाखा को रोक पाने में सक्षम होती। और यदि अरब सागरीय शाखा यहाँ पर रुक जाती तो निश्चित रूप से राजस्थान में भारी वर्षाएं होती। हो सकता है यह क्षेत्र फिर मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं रहता, लेकिन ये राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, अरावली की जो भौगोलिक स्थिति है, यह मानसून को रोक पाने में सक्षम नहीं है। अरब सागरीय शाखा को रोक पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अरब सागरीय शाखा जो है मानसून की, वो और अरावली इन दोनों की दिशा एक दूसरे के समानांतर है। तो ये मानसून की शाखा राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इस अरावली पर्वतमाला के समानांतर आगे बढ़ जाती है, जिससे राजस्थान में अनियमित अपर्याप्त वर्षा यहाँ होती है। तो ये अरावली का थोड़ा सा नुकसान भी राजस्थान में है। आगे राजस्थान में खूब सारे जो महत्व हैं अरावली के, वो हमने यहाँ इनकी बात की है। अब जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला को राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में इसके कुछ स्थानीय नाम हैं। क्या कौन कौन से नाम है उसकी हम बात करते हैं कि अरावली को अलग अलग क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है। एक और महत्व, अरावली पर्वतमाला जो है यहाँ पर मंदिरों की संख्या अधिक है। मंदिरों की संख्या यहाँ पर अधिक है अरावली क्षेत्र के अंतर्गत। तो मंदिरों की अधिकता के कारण अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है हिंदू ओलंपस। हिंदू ओलंपस। तो हिंदू ओलंपस की संज्ञा जो है वो अरावली पर्वतमाला को दी गई है। किसके कारण? मंदिरों की संख्या अधिक होने के कारण। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की कि अरावली पर्वतमाला को अलग अलग क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है। चलिए, तो ये हमारा राजस्थान हो गया, और राजस्थान में ये हमारी अरावली पर्वतमाला। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीकर की। तो सीकर का ये क्षेत्र है। अब सीकर में अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में, सीकर में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है माल खेत की पहाड़ियां। आप जब नोट करें तो बिल्कुल अच्छे से राइटिंग में लिख सकते हैं कि सीकर में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में माल खेत की पहाड़ियां कहा जाता है। माल खेत, या इसको कहते हैं बाला खेत। तो माल खेत या बाला खेत की पहाड़ियां,
कहाँ कहेंगे, ये कहेंगे अरावली को सीकर में, कोई दिक्कत नहीं। तो सीकर में अरावली की पहाड़ियों को माल खेत या बाला खेत की पहाड़ियां कहा जाता है। तो मैं यहाँ पूरी लाइन में लिखकर मैं शब्दों में बोलूंगा, आप जो है उसको बिल्कुल अच्छी राइटिंग में अच्छे शब्दों में जो है उसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम सिरोही में। तो सिरोही की अगर बात करते हैं अपन, तो सिरोही में अरावली के जो तीक्ष्ण कटक तीखे ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं, अरावली की तीखे ढाल वाली जो तीक्ष्ण ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं, उसको यहां स्थानीय भाषा में कहा जाता है बाकर। तो बाकर कहां कहा जाएगा अरावली को, बाकर हो जाएगा सिरोही में। शब्दों में यदि हम कहें तो सिरोही में जो तीखे ढाल वाली जो तीक्ष्ण ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं अरावली की, उसको भाकर कहा जाता है। तो सीकर में मालखेत या बालाखेत की पहाड़ियां, सिरोही में भाकर, इन पहाड़ियों को कहा जाता है। अब यहां सिरोही का पूर्वी भाग उदयपुर और डूंगरपुर, ये जो भाग आता है, यह भाग कहां रहेगा, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर। तो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में अरावली का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता है साथियों भोमट। ध्यान देना, महत्वपूर्ण सवाल बनता है ये। सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसे भोमट के नाम से जाना जाता है। और यह जो भोमट है, यह राजस्थान में अरावली का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। ध्यान देना, यह अरावली का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। अब आपसे यहां पर सवाल जो पूछा जाएगा, भोमट, भोमट कहां हो गया, भोमट हो गया सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर। तो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है अरावली का, इसे हम भोमट कहते हैं। और यह भोमट अरावली का सबसे दुर्गम प्रदेश है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो यहां बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो पर्वतीय भाग है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो पर्वतीय भाग है अरावली का, इस पर्वतीय भाग को कहा जाता है मेवल। तो अगला जो अरावली का क्षेत्रीय नाम वो है मेवल। और मेवल अरावली को कहां कहा जाता है, मेवल कहा जाता है साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के पर्वतीय भाग को। ध्यान देना, इसको आप नोट करते रहना अच्छे से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के पर्वतीय भाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग को वागड़ कहा जाता है। उसकी हम चर्चा आगे करेंगे राजस्थान के अगले भौतिक प्रदेश के अंतर्गत। यहाँ हम पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र को मेवल के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो अब तक हमने बात की है मालखेत या बालाखेत की पहाड़ियों की सीकर में। फिर हमने बात की है बाकर की, बाकर कहाँ रहता है, सिरोही में। फिर हमने बात की है भोमट की, तो भोमट सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र। फिर हमने बात की है मेवल, तो मेवल कहाँ रहता है साथियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का पर्वतीय क्षेत्र। अब यहाँ उदयपुर जिला है और उदयपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र की पहाड़ियां हैं अरावली की, उदयपुर की, ये उदयपुर जिला है और उदयपुर जिले की जो ग्रामीण क्षेत्र की पहाड़ियां हैं अरावली की, तो उदयपुर ग्रामीण की जो पहाड़ियां हैं, उस ग्रामीण क्षेत्र की पहाड़ियों को कहा जाता है मगरा। मगरा, तो मगरा कहां हो जाएगा, मगरा हो जाएगा उदयपुर ग्रामीण की पहाड़ियों को, उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। और ये रहता है उदयपुर शहर, और उदयपुर शहर के चारों तरफ भी, उदयपुर शहर के चारों तरफ तस्तरी नुमा पहाड़ी श्रृंखला है। ध्यान देना,
उदयपुर यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे तब तो ग्रामीण क्षेत्र की पहाड़ियों को मगरा कहा जाएगा, लेकिन उदयपुर शहर के चारों तरफ जो तस्तरी नुमा पहाड़ी श्रृंखला है उसे कहते हैं गिरवा। यहां पर थोड़ा सा फर्क है। तो उदयपुर शहर की पहाड़ियों को, उदयपुर शहर की पहाड़ियां जो है, और ये पहाड़ियां कैसी है, ये पहाड़ियां हैं तस्तरी नुमा डिस्क शेप। तो उदयपुर ग्रामीण की पहाड़ियों को मगरा कहा जाएगा, और उदयपुर शहर के चारों तरफ की जो तस्तरी नुमा पहाड़ी श्रृंखला है इसको गिरवा के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब उदयपुर के पश्चिमी भाग में यहां पर दो पर्वत चोटियां हैं, इन पर्वत चोटियों का नाम है जरगा और रागा। जरगा और रागा। तो जरगा और रागा के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है, ध्यान देना, यह हरा भरा क्षेत्र कहलाता है देशहरो। उदयपुर की जो दो पर्वत चोटियां हैं जरगा और रागा, तो जरगा और रागा के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है, इस हरे भरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं देशहरो। तो चोटियां हो गई जरगा और रागा। तो जरगा और रागा के बीच का हरा भरा क्षेत्र, बीच का हरा भरा पर्वतीय प्रदेश या हरा भरा क्षेत्र, ये हो जाएगा देशहरो। कहां हो जाएगा ये चोटियां हो जाएगी उदयपुर में। यहां लिख देता हूं मैं। तो ये अरावली के कुछ जो है स्थानीय नाम हमने देखे हैं। हमने मालखेत या बालाखेत की पहाड़ियों की बात की, कहां पर, शिकर में। हमने भाकर की बात की, भाकर कहां है, सिरोही में। अरावली की और तीखे ढाल वाली पहाड़ियां हैं। फिर हमने बात की थी भोमट की, तो भोमट सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का पर्वतीय क्षेत्र। फिर हमने बात की मेवल की, तो मेवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का पर्वतीय क्षेत्र। फिर हमने बात की थी मगरा की, तो उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को मगरा के नाम से जानते हैं। और उदयपुर शहर के चारों तरफ जो तस्तरी नुमा पहाड़ी श्रृंखला है उसको गिरवा के नाम से जाना जाता है। और उदयपुर की ही दो जो पर्वत चोटियां हैं जरगा और रागा, इनके बीच के हरे भरे क्षेत्र को देशहरो के नाम से जाना जाता है। तो हमने मालखेत या बालाखेत की पहाड़ियां पढ़ी, हमने भाकर पढ़ा, भोमट पढ़ा, मेवल, मगरा, गिरवा और देशहरो। तो ये हमने कुछ स्थानीय नाम पढ़े हैं। आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो ये हो गए अरावली के कुछ स्थानीय नाम। अब हम बात कर लेते हैं अरावली की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों की। अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियां, उसके बाद हम बात करेंगे अरावली के कुछ प्रमुख पर्वतीय दर्रे। चलिए, तो हम बात करते हैं अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियों की। अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियां। तो साथियों, अरावली की जो सबसे पहली चोटी निकल के आती है वह चोटी कौन सी रहती है, वह रहती है गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, जो इसकी वास्तविक भौगोलिक ऊंचाई है, और इसको हम कहीं कहीं 1727 मीटर भी देखते हैं। तो 1722 मीटर या 1727 मीटर, यह गुरु शिखर कहां पर स्थित है, यह स्थित है सिरोही जिले में, माउंट आबू के निकट, माउंट आबू क्षेत्र में। अब जो गुरु शिखर है, इस गुरु शिखर की विशेषता क्या क्या है उसको हम देखें। सबसे पहले तो यह राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है।
अब राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला का विस्तार 4 राज्यों में है, गुजरात में है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो जो संपूर्ण अरावली का क्षेत्र है, उस संपूर्ण अरावली में भी गुरु शिखर ही सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो यह संपूर्ण अरावली की सर्वोच्च चोटी है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, साथ ही साथ यह संपूर्ण अरावली की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यदि हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो इसको समझना, यह हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, और यहां पर हमारा अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला पर यहां पर स्थित है गुरु शिखर, कोई दिक्कत नहीं। अब भारत के उत्तरी भाग में यहां पर स्थित है हिमालय पर्वतमाला, उसके बाद अरावली पर्वतमाला, फिर यहां आती है विंध्याचल की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां, अजंता की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट के बाद यहां पर एक और पर्वतमाला आता है जिसका नाम रहता है नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पर्वतमाला। यह हो जाएगा हमारा हिमालय पर्वतमाला। ठीक, तो अब हिमालय पर्वतमाला और नीलगिरी पर्वतमाला के बीच ये जितनी भी पहाड़ियां हैं, इन सभी पहाड़ियों में भी गुरु शिखर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब आप ध्यान दें कि ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां मध्य भारत में स्थित है। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा कि हिमालय पर्वतमाला और नीलगिरी पर्वतमाला के बीच सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो हिमालय पर्वतमाला और नीलगिरी पर्वतमाला के बीच भी हमारी गुरु शिखर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सवाल पूछा जाएगा कि मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी गुरु शिखर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां लिखते हैं हम हिमालय और नीलगिरी के बीच, हिमालय और नीलगिरी के बीच यह सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी कौन से क्षेत्र की, यह मध्य भारत की। तो मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी जाएगी, ये भी गुरु शिखर, कोई दिक्कत नहीं। इस गुरु शिखर पर ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। ऋषि है यहां पर दत्तात्रेय, तो ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर जो है वह कहां बना है, वह गुरु शिखर पर्वत चोटी पर बना हुआ है। अब साथियों, एक बार कर्नल जेम्स टॉड यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर ऋषि मुनियों को तपस्या करते हुए देखा था। तो ऋषि मुनियों को तपस्या करते हुए देखा तो कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को, ध्यान देना, गुरु शिखर को क्या कहा था, इन्होंने गुरु शिखर को कहा था संतों का शिखर। यह सवाल कई बार आता है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने, कोई दिक्कत नहीं। और यह भी आता है कि गुरु शिखर पर कौन से ऋषि का मंदिर बना हुआ है, तो यहां पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। बाकी गुरु शिखर राजस्थान की, संपूर्ण अरावली की और हिमालय और नीलगिरी के बीच भी मध्य भारत की यह सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो यह हो गई बात किसकी, यह हो गई गुरु शिखर की। अब हम अरावली की कुछ और जो पर्वत चोटियां हैं प्रमुख, उनकी बात करते हैं। तो गुरु शिखर के बाद जो दूसरी चोटी आती है वह रहती है शेर, 1597 मीटर। यह भी कहां पर, सिरोही में, 1597 मीटर सिरोही। उसके बाद अगली जो चोटी आती है
वह रहती है दिलवाड़ा 1442 मीटर, ये भी सिरोही में। दिलवाड़ा के बाद जो अगली चोटी रहती है वह रहती है जरगा। जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर और साथियों ये चोटी स्थित है उदयपुर में। अब देखें यहां पर हमने पहली चोटी की बात की, गुरु शिखर सिरोही में है, दूसरी शेर, तीसरी दिलवाड़ा, ये 3 चोटियां जो है ये सिरोही में है। अब हमने जब अरावली का विस्तार पढ़ा था, अरावली के भाग किए थे, तो हमने अरावली के 3 भाग किए थे राजस्थान में, एक उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अब जो दक्षिण अरावली था, इस दक्षिण अरावली के हमने 2 भाग किए थे। इसका एक भाग कहलाया था आबू खंड और दूसरा भाग कहलाया था मेवाड़ खंड। अब जो अरावली की पहली 3 चोटियां आई है, सिरोही, ये भी सिरोही और ये भी सिरोही, तो तीनों ही चोटियां जो है वो किस क्षेत्र में है, वो आबू पर्वतीय क्षेत्र में है, आबू खंड में है। लेकिन जो चौथी चोटी आई है जरगा, ये आई है मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से जो जरगा चोटी है यह मेवाड़ खंड की, ध्यान देना, यह मेवाड़ खंड की सर्वोच्च चोटी है। यह मेवाड़ खंड की सबसे ऊंची चोटी है। पहली 3 चोटियां सिरोही में, आबू खंड में थी और जरगा चोटी जो है वो मेवाड़ खंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब जरगा के बाद जो अगली चोटी आती है वह आती है अचलगढ़, ये रहती है 1380 मीटर और ये एक बार फिर से कहां हो जाएगी, ये हो जाएगी सिरोही में। तो ये अरावली की कुछ प्रमुख चोटियां। अब इसके अलावा एक और चोटी आती है जिसका नाम रहता है, अच्छा ये चोटियां जो है इसके बीच में खूब सारी चोटियां और है। आप कमेंट बॉक्स में जो है उसके हम पूरी डिटेल आपको दे देंगे, वहां सारी जो चोटियां हैं उसकी हम ऊंचाई और कौन से जिले में कहां पर वो स्थित है, इन सब के बारे में आपको दे देंगे। अब उसके बाद जो एक चोटी आती है वह रहती है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर और यह कहां स्थित है, ये स्थित है साथियों सीकर में। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर। अब जो सीकर है, यहां सीकर अरावली के उत्तरी भाग में है, यानी यहां उत्तरी अरावली है। तो ये जो रघुनाथगढ़ है, यह रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ के बाद एक और प्रमुख चोटी जो यहां रहती है वह रहती है मोरामजी। मोरामजी कहां पर है, टाटगढ़ अजमेर, 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब ये जो टाटगढ़ या मोरामजी है, यह मोरामजी अरावली के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, यानी ये अरावली के मध्य अरावली क्षेत्र में है और यह मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी। तो ये हमने अरावली के कुछ प्रमुख चोटियों की बात की। गुरु शिखर नो डाउट राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये चाहे आबू क्षेत्र में है या दक्षिण अरावली क्षेत्र में है या संपूर्ण अरावली में है या संपूर्ण अरावली का जो क्षेत्र 4 राज्यों में है वहां की बात करें या मध्य भारत की बात करें, तो गुरु शिखर इन सभी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद शेर अरावली की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, दिलवाड़ा तीसरी, जरगा चौथी और अचलगढ़ 5वीं। ठीक, जरगा जो मेवाड़ खंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद रघुनाथगढ़ जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और उसके बाद मोरामजी जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। यह हमने अरावली की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों की बात की।
अब हम बात करेंगे अरावली क्षेत्र में स्थित कुछ प्रमुख पहाड़ी रास्तों की। और इन पहाड़ी रास्तों को साथियों स्थानीय भाषा में दर्रे कहते हैं, इनको घाट कहा जाता है और इनको नाल भी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे अरावली के प्रमुख दर्रे। इनको स्थानीय भाषा में घाट भी कहते हैं और इनको स्थानीय भाषा में नाल भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं अरावली क्षेत्र में राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख दर्रे, घाट या नाल स्थित है। तो हम इसको मानचित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। ये अरावली क्षेत्र हो गया। अब जो पहला दर्रा आता है अरावली का, यह दर्रा आता है बरदर्रा। बरदर्रा तो देखें, यहां पर स्थान है अजमेर का, नाम है ब्यावर, और एक तरफ स्थान है पाली का जिसका नाम है बर। और बर और ब्यावर को जोड़ने वाला जो दर्रा है, यही दर्रा कहलाता है बरदर्रा। तो मैं वहां जो संख्या लिखूंगा उसको हम यहां पर देख लेंगे। एक नंबर यहां पर बरदर्रा है तो एक नंबर वहां भी बरदर्रा है। तो अब जो बरदर्रा है ये किसको जोड़ता है? बर जोड़ता है बर। बर कहां रहता है? पाली और ब्यावर। ब्यावर कहां पर? ये रहता है अजमेर। तो बर और ब्यावर को ये आपस में जोड़ता है। और इस बर दर्रे से होकर NH14 गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 यहां से गुजरता है। तो ये हो गया बर दर्रा, बर और ब्यावर को जोड़ता है और यहां से होकर NH14 गुजरता है। अब उसके बाद जो दूसरा दर्रा आता है, तो राजसमंद का एक स्थान रहता है देवगढ़, और पाली का एक स्थान है जिसका नाम है मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन। और इन दोनों के बीच यहां पर एक और महत्वपूर्ण दर्रा है। इस महत्वपूर्ण दर्रे का नाम साथियों, इसको कहते हैं गोरम घाट। इसको कहेंगे गोरम घाट। अब देखो ये दर्रा क्यों महत्वपूर्ण है साथियों। इस दर्रे से होकर एक मीटर गेज रेलवे लाइन चलती है और यह मीटर गेज रेलवे लाइन जो है मारवाड़ जंक्शन और देवगढ़ को आपस में जोड़ती है। अब मारवाड़ जंक्शन पाली में है यानी मारवाड़ क्षेत्र में है, देवगढ़ राजसमंद में है यानी मेवाड़ क्षेत्र में है। तो महत्वपूर्ण जो बात निकल के आती है कि यह दर्रा जो है मारवाड़ और मेवाड़ को एकमात्र रेलवे लाइन से जोड़ता है। तो गोरम घाट जो है यह देवगढ़ और मारवाड़ जंक्शन, देवगढ़ कहां पर? राजसमंद में, मारवाड़ जंक्शन है पाली में। तो देवगढ़ और मारवाड़ जंक्शन को मीटर गेज रेलवे लाइन से, मीटर गेज रेलवे लाइन से जोड़ता है। राजस्थान का परिवहन हम पढ़ेंगे उस समय एक बार फिर से हम इसकी चर्चा करेंगे, इस मीटर गेज रेलवे लाइन की। और भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो देवगढ़ और मारवाड़ जंक्शन यानी मारवाड़ और मेवाड़ को यह आपस में जोड़ता है। जोड़ता किससे है? रेलवे लाइन से। ध्यान देना, रेलवे लाइन से जोड़ने वाला यह एकमात्र दर्रा है और एकमात्र ही यह लाइन है रेलवे की जो मारवाड़ और मेवाड़ को आपस में जोड़ती है। तो ये हो गया गोरम घाट। अब गोरम घाट के बाद यहां राजसमंद और ये उदयपुर। तो राजसमंद और उदयपुर के बीच यहां पर एक और दर्रा है, ये हो गया राजसमंद और ये हो गया उदयपुर। तो राजसमंद और उदयपुर के बीच का जो ये दर्रा है, इस दर्रे का नाम है चीरवा नाल। इसका नाम हो जाएगा
चीरवा की नाल। तो चीरवा जो नाल है यह राजसमंद और उदयपुर को आपस में जोड़ता है। राजसमंद और उदयपुर को आपस में जोड़ता है और इस दर्रे से होकर चीरवा की नाल से होकर NH8 गुजरता है। साथियों NH8 जो है राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके नाम चेंज हो गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे कहां पर, राजस्थान के परिवहन में पूरी जो है विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चीरवा की नाल राजसमंद और उदयपुर को आपस में जोड़ता है। अब यहां पे एक और स्थान है, स्थान का नाम है पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा कहां रहता है? ये रहता है सिरोही में। तो पिंडवाड़ा और उदयपुर के बीच ये हमने मार्क किया है, कौन सा दर्रा हो जाएगा? ये चौथा दर्रा हो जाएगा। तो उदयपुर और पिंडवाड़ा के बीच यहां पर जो दर्रा है, यह दर्रा रहता है हाथी नाल। हाथी नाल। तो हाथी नाल किसको जोड़ेगा? यह जोड़ेगा पिंडवाड़ा और उदयपुर को। तो पिंडवाड़ा और उदयपुर के बीच यानी सिरोही और उदयपुर के बीच जो दर्रा है वो रहता है हाथी नाल और इस हाथी नाल से गुजरता है साथियों NH76। पहले नाम था 76, अब उसका नाम बदल दिया है, वो हो गया है NH27। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 जो है वो इस दर्रे से होकर गुजरता है। और यह जो दर्रा है, अब यहाँ उदयपुर से आगे हम बात करें तो यहाँ रहता है चित्तौड़गढ़। ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तो इस उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच अब ये जो दर्रा आ रहा है ये रहता है, इसको हम मार्क दें 5। ये हो गया। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच ये जो 5वां दर्रा है, यह 5वां दर्रा रहता है, इसको मैं यहां लिख दूं। इसका नाम है साथियों देबारी की नाल। देबारी की नाल। तो यह देबारी की नाल जो है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को आपस में जोड़ता है। आप यहां पर पूरा लिख दें, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को ये आपस में जोड़ता है। और जो NH27 पिंडवाड़ा से उदयपुर आ रहा है, वही NH27 उदयपुर से आगे चित्तौड़ तक इसी दर्रे से होके निकलता है। तो ये हो गया देबारी की नाल उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच, और यहां से NH27 गुजरता है। अब एक और दर्रा है जिसकी हम चर्चा करेंगे, वह रहता है केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल कहां पर? तो उदयपुर के बाद यहां पर बांसवाड़ा है। तो उदयपुर से बांसवाड़ा की तरफ जो जयसमंद होकर निकलता है रास्ता, और यहां पर हमारी रहती है साथियों कौन सी? छठा रास्ता केवड़ा की नाल। तो केवड़ा की नाल जो है यह उदयपुर और बांसवाड़ा को जोड़ता है। यानी एक तरफ मेवाड़ है, एक तरफ वागड़ है। तो उदयपुर और बांसवाड़ा को जोड़ता है, या मेवाड़ और वागड़ को ये आपस में जोड़ता है। तो ये हो गया हमारा केवड़ा की नाल। एक और दर्रा हम यहां पर बीच में लाएंगे। राजसमंद का एक स्थान है जिसका नाम है चारभुजा, और पाली का एक स्थान है जिसका नाम है देसुरी। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला ये जो दर्रा है, इसको हम कहते हैं देसुरी की नाल। आप साथ साथ में ध्यान दें, इसको लिखते रहें तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो ये जो दर्रा है देसुरी की नाल, अब ये देसुरी की नाल किसको जोड़ रहा है? ये जोड़ रहा है चारभुजा। चारभुजा कहां पर? राजसमंद में। और देसुरी कहां पर? पाली। तो चारभुजा और देसुरी को ये आपस में क्या करता है? जोड़ता है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, यहाँ पर एक राज्य राजमार्ग है। इसके अलावा खूब सारे छोटे दर्रे और है पहाड़ी क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में। झीलवा की नाल है, पगलिया की नाल है,
सोमेश्वर की नाल है, ऐसी खूब सारी जो दर्रे हैं वो इस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। कामली घाट है। तो ऐसे खूब सारे दर्रे इस अरावली क्षेत्र में हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण दर्रे जहां से राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रेलवे लाइन यहां से निकलती है। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर लें। तो साथियों, यहां तक की जो चर्चा आज हमारे हुई है, इस चर्चा के अंतर्गत हमने राजस्थान की जो दूसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम राजस्थान के कुछ और महत्वपूर्ण पर्वत, राजस्थान के कुछ प्रमुख पठारों की विस्तार से चर्चा करेंगे और राजस्थान के जो दूसरे भौतिक प्रदेश है हम उनकी भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप इस क्लास को पढ़ते रहें, इसका रिवीजन करते रहें। अगली क्लास के साथ आपसे बहुत जल्द हम फिर मिलने वाले